थे कल? सौरभ जी बताएंगे, सौरभ जी तो थे ही। सॉरी मैडम, वो क्लास थोड़ा सा कुछ काम चल कोई रहा है। कोई, कोई बात नहीं सर। आ, सौरभ सौरभ जी बताएंगे। क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन नहीं सुन पाए थे। इको मार्क के बारे में हमने पढ़ा था। इको मार्क क्या है एनवायरनमेंट में? अच्छा मैम, मैं बता रहा हूँ। देखना मैम ये पड़ेगा। जो है, ये को मार्क जो है मैम, ये जो है ना, ये प्रमाण पत्र देता है मैम कि मतलब यहाँ BIS के थ्रू मैम ये प्रमाण पत्र मिलता है कि यहाँ की जो है मतलब वातावरण सही है मैम। ये हम्म। मतलब बेसिकली रिलेटेड है। जो ये मिलता है प्रमाण पत्र उससे मैम BIS से मिलता है। बायो ऑफ बायो इंडिया के लिए ये है मैम। जैसे कोई ये इंडिया से बाहर नहीं होता है, ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। जी, सालवी जी ने भी जवाब दिया है। इको फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसा सर्टिफिकेट है जो इको फ्रेंडली या एनवायरो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। यस मैडम, एनवायरमेंट आपने वो वर्ड मैंने समझ नहीं पाया। ECO। इको मार्क, हाँ, इको मार्क। इको मार्क दैट मीन्स जो भी हम जैसे कुछ फेस्टिवल में कुछ हम मूर्ति बनाते हैं तो वो प्योर किसका होना चाहिए? मिट्टी का। जैसे हम विसर्जन करते हैं तो फिर उसी मतलब वातावरण में घुल जाए। तो ऐसा बनाए जिससे किसी तरह का पर्यावरण में उसका किसी तरह का मतलब चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो या पशु पक्षी को या ह्यूमन बॉडी को किसी तरह का नुकसान न हो। तो इस तरह चीजें हमको, जैसे प्लास्टिक आप लेते हैं आजकल यूज का मतलब बंद हो गया। गवर्नमेंट इस पर बैन भी लगा दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ होगा जी जो इको बिल्कुल, फ्रेंडली होना चाहिए। यू आर राइट, कोई ये बोला है। एकदम सही आंसर आपने, और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। बहुत धन्यवाद सर जी। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। सभी को स्लाइड शो हो रही है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी को। माइक ऑन यस करके मैडम, बताइए। यस। यस मैम। ओके, अभी जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर माइक ऑन करके दीजिएगा। ठीक। आज हमारे टॉपिक्स हैं, हमारा जो एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का हमारा थर्ड टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज। उसका हम पहला पार्ट आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें सारे पॉल्यूशंस हैं आपके। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉरी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ये सारे पॉल्यूशंस हमको पढ़ना है। और इसके अलावा इसमें हमको वेस्ट भी पढ़ना है। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब जो बच गया, जो बिना काम का है, कचरा, कूड़ा, वो सब, वो भी हमको इसी एनवायरमेंटल इश्यूज के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज हम पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं पॉल्यूशन से? पहले तो ये बताइए, आपके विचार जान लें, फिर हम टेक्निकल वर्ड्स पे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं जिन जिन पॉइंट्स से, उनकी हम बात करेंगे। पहले आप अपनी एक जनरल थिंकिंग क्या है पॉल्यूशन को लेके, वो आप बताइए माइक ऑन करके। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है क्लास में। मैम, पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हमारे पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले। जी, प्रतिकूल प्रभाव डाले, क्या डाले प्रतिकूल प्रभाव? लेकिन जैसे कि हवा है तो हम्म। हवा शुद्ध होनी चाहिए, तो उसमें केमिकल मिक्स हो जा रहा है तो वो प्रतिकूल हो रहा है हमारे वायु एयर पोल्यूशन के लिए। जी, और कौन आंसर करना चाहेंगे? कोई और? मैडम, ये पोल्यूशन है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में या जो भी हम दिन प्रतिदिन कोई चीज यूज करते हैं, अपने यूज में लाते हैं, उसका हम्म। साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट शुड बी नॉट अफेक्टेड द ह्यूमन बॉडी या हम्म। एनी, जो जितने जीव जंतु हैं, जितनी लिविंग थिंग्स हैं। इट में भी प्लांट हो सकते हैं, इट में भी आप जैविक जो होते हैं, जो इवन दो जो अर्थ के नीचे भी हैं, किसी हम्म। प्रकार को उनको हानि न हो। या चाहे एयर एयर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन में भी बहुत सारे हैं।
जो हमारे केमिकल या जो व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं, आज तक गवर्नमेंट ने देखिए उन्होंने लगाया है कि एयर पेट्रोल वगैरह में आपको 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट देते हैं कि अगर आपका फ्यूल मोनोकार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो वो जो हम ऑक्सीजन में वो इतना ज्यादा हानिकारक न हो, जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम न हो। वाटर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, जो केमिकल बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनका जो पानी का बहाव है, जो वेस्टेज है, तो दे आर फ्लोइंग द रिवर एंड समटाइम्स आपने देखा होगा गंगे के बहुत अच्छा चला था 3-4 साल से, तो वहां भी उनको फ्लो कर देते हैं, तो वहां वो तो भी जो स्वच्छ पानी ऑलरेडी मतलब गंगोत्री से निकल रही है तो वो भी पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि वही तो जीवन धारा है, सब लोग इसको यूज करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अभी जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितनी परंपराएं होते हैं किसी भी तरह का, वहां पर जैसे ये है हमारी मतलब सुनने की क्षमता 20 dB है, लेकिन 85 dB इज द मैक्सिमम। ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो 90-85 के ऊपर हो जाता है। जो हमारे संवेदनाओं को, जो कान की संवेदनाएं हैं, वो उसकी क्षमता नहीं है सुनने के लिए, तो बार बार अगर वाइब्रेशन होंगे तो वो कान की जो सुनने की क्षमता तो जाएगी जाएगी, उसको जो नर्व सिस्टम है वो भी डैमेज होते हैं। तो आजकल नॉइज पोल्यूशन का बहुत ज्यादा है, सोइल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा। सोइल पोल्यूशन का मैं एक बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि लोग अभी जैसे डिगिंग करते हैं बहुत जगह, और उसके बाद सब तरह सीमेंटेड कंक्रीट बन रहे हैं, तो वहां तो उनका प्रॉब्लम होता ही है। आपने एक कंक्रीट बना दिया तो उसके बाद का जो 4 टाइम स्क्वायर लेंगे, मतलब 4 टाइम स्पेस को भी ज्यादा डैमेज करता है। तो मेरे ख्याल से जो मुझको एक सामान्य जानकारी है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये तो आपकी सामान्य नहीं, विशेष जानकारी है, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब लोग भी इससे लाभान्वित हुए हैं, तो एकदम सही बताया आप लोगों ने। अब इसको अब हम एकदम ही सरल शब्दों में अगर कहें कि प्रदूषण क्या है, तो सिर्फ इतना है कि जो भी चीज जैसी होना चाहिए वैसी ना रह जाए, हमारे उपभोग और उपयोग के लायक ना रह जाए, वही पोल्यूशन है। ये एकदम सरल डेफिनेशन हम पोल्यूशन की कह सकते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन जैसी पूछी जाती है या एग्जाम के पर्पज से हम अगर देखें तो ये होगी कि किसी भी पर्यावरण के, एनवायरनमेंट के जैविक अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अनावश्यक परिवर्तन जिससे जीवन दो बार नहीं आ रहा, जीवन आधारित, ये एक बार का कट जाएगा ना, जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, प्रदूषण कहलाता है। ये कठिन शब्दावली है, हमने जो अभी बात कही है वही इसका सेंस है। हमने अजैविक घटक कौन से देखे थे, पहली ही स्लाइड हमने जब स्टार्ट किया था हमारा एनवायरनमेंट, अजैविक और जैविक घटक बताए थे। एक रामायण जी की चौपाई भी बताई थी, क्या थी वो चौपाई, किसी को याद है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये जो पांचों चीजें हैं ये ही क्या है, अजैविक घटक हैं। ये इन्हीं से मिलके कोई भी लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस होता है, ये सब मिलके किसी भी लिविंग थिंग को बनाते हैं। अब इनका जो नेचुरल फिनोमिना है उसमें अगर कोई चेंज आता है हमारी किसी भी एक्टिविटी के कारण, तो उसकी जो भौतिक का मतलब है फिजिकल, यानी जैसा वो दिख रहा है उसको हम छू रहे हैं, छू कर जैसे देख पा रहे हैं किसी भी चीज को जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, तो वो उसका फिजिकल फीचर होता है। और जो दिखाई नहीं देता है या कभी दिखाई देता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जो उसका चेंज होता है, वो उसके अंदर रहती हैं चीजें, वो हमको उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी हमको ऐसे फिजिकल आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, वो हमें कब समझ में आती है, जब वो इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने पर
फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है, रासायनिक इसके जो गुण है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है, कुछ बदलाव आ गया है किसी भी कारण से। और जैविक गुण किस में होंगे? जैविक गुण केवल लिविंग थिंग्स में ही हो सकते हैं। तो इनमें अगर किसी भी टाइप का कोई चेंज आता है हमारी एक्टिविटी से इनमें, तो इसका इफेक्ट भी फिर कहीं ना कहीं हम पर ही पड़ता है। ये रासायनिक का हम एग्जाम्पल देखते हैं, कपूर है, कपूर को अगर रख दिया जाए कमरे में तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। या पानी की हम अलग अलग स्टेज देखते हैं, कभी जमा हुआ रहता है किसी टेम्परेचर पर एकदम बर्फ में होता है, किसी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और किसी टेम्परेचर पर गैस बन के यानी भाप बन के उड़ भी जाता है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी पदार्थ की, सब्सटेंस की। अब ये डेफिनेशन हमारी हो गई है। जो हमने सरल शब्दों में देखा था कि जो चीज जैसी होना चाहिए, गॉड ने जैसी बनाई, ईश्वर ने जैसी बनाई, उसमें बदलाव आ गया हमारे कारण, तो वो क्या हो गया? पोल्यूशन हो गया। अब वो हमारे ही यूज के लिए नहीं बची। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब हमने प्रदूषण की बात तो कर ली। प्रदूषण खुद कोई चीज नहीं है, या पॉल्यूशन अपने आप में कोई चीज नहीं है जब तक कि पॉल्यूटेंट्स ना हो, प्रदूषक ना हो। जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो प्रदूषण के जिम्मेदार होते हैं, कारक होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहलाते हैं। इनको अगर टेक्निकल डेफिनेशन इनकी देखें तो क्या होगी? ऐसे सभी भौतिक अथवा रासायनिक पदार्थ जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां एक फिक्स एरिया होता है, एक कोई भी एक क्षेत्र होगा जिसमें कुछ फिक्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे एक तालाब का इकोसिस्टम अलग होता है, तालाब में फिक्स लोग रहते हैं, पेड़ पौधे, पानी के कमल हो गया, कमल खिलेगा तालाब में, या कुछ एल्गीज होती हैं। पानी के तालाब के पॉन्ड के जीव भी छोटे छोटे होते हैं, जीव जंतु भी छोटे छोटे होते हैं, और उसमें कुछ घास भी उसमें लगेगी, मेंढक हो गए, टिड्डे हो गए, बगुले आके बैठ जाते हैं। ये एक फिक्स इकोसिस्टम है, इसको बोलते हैं पॉन्ड का इकोसिस्टम। फिर आपका अगर आप समुद्र की बात करें तो समुद्र में अलग टाइप के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसका एक अपना अलग फिक्स है सबका कि यहाँ पे ये पाए जाते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। सबका जो जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं वो सब मिला के उस एरिया का, उस पर्टिकुलर लिविंग बॉडी का क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। एक अकेले पेड़ का अपना इकोसिस्टम होता है, बड़ा छायादार वृक्ष जो होता है उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। क्या होगा उसका इकोसिस्टम? उस पे आके कुछ छोटे छोटे कैटरपिलर भी बैठते हैं, मतलब छोटी सी इल्लियां आपने देखी होंगी ग्रीन पेड़ के ऊपर, वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, हमें ऐसे दिखाई नहीं देती हैं। या उस पे फिक्स पक्षी आके बैठते हैं, वही पक्षी उस पे आके बैठते हैं, बंदर भी आ रहे हैं उस पे। और उसी कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो पेड़ के ऊपर ही उगते हैं, मतलब या कुछ ऐसे होते हैं ना सहजीवी जीवन बिताते हैं, पेड़ के ऊपर भी, पेड़ किसी पत्ती के ऊपर ही वो उनका जीवन। चिड़िया ने उनको कुछ कर दिया, उस पे मिट्टी आ गई कहीं से तो उसमें अंकुरण भी हो जाए, पर भी छोटे छोटे होते हैं, कई टाइप के ऐसे होते हैं, सहजीवी जीवन भी जीते हैं। लाइकेन और एक दो चीजें होती हैं, शैवाल और लाइकेन ऐसे होते हैं जो सहजीवी जीवन जीते हैं। एक से पोषण लेता है और उसको बदले में कुछ और देता है, तो इसका एक अपना इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम हो गया। तो अब किसी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य संतुलन की स्थिति में नेगेटिवली जो चेंज आ रहा लाते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। अब इस मान लीजिए पेड़ के ऊपर क्या हो गया, वो जो धुएं की अभी हम बात कर रहे थे कि फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, वो आ रहा है, इसकी पत्तियों पे जम गया, तो ये तो
फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। फोटोसिंथेसिस मतलब सन की रेस से और नीचे से पानी लेके CO2 लेकर ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में भोजन बनाते हैं और उसी भोजन पे सारी फूड चेन डिपेंड रहती है। सारा जितना भी संसार है वो यहीं से पहली शुरुआत भोजन बनने की यही होती है। अब इसकी पत्तियों के ऊपर ही अगर प्रदूषण मतलब कालिख जम गई, धुआं जम गया, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पेड़ समाप्त हो जाएगा। ये पेड़ समाप्त हुआ तो इस पे जितने भी लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब क्या होगा, उनका पूरा आश्रय समाप्त, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। या तो छोड़ के चले जाएंगे दूसरी जगह, और अगर सब पे यही कंडीशन होगी तो फिर वो पूरी की पूरी जितनी भी इकोसिस्टम के लोग इकोसिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स। अब ये एयर पोल्यूशन से यहाँ पे आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो एयर में भी कई तरह के, ये हमने एक जनरल चीज दे दी, एक नाम दे दिया, जैसे गाय, एक यहाँ पे वो आ गई ना आपकी कलेक्टिव नाउन होती है और कौन कौन सी नाउन होती है इंग्लिश में। तो वैसे ही ये हो गया, एक सामान्य नाम हो गया प्रदूषक। अब प्रदूषक को अलग, जैसे लाल गाय, पीली गाय, श्यामा गाय, सुरभि गाय, ऐसे करके इसका अब प्रदूषकों को हम अलग अलग देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण पे जाएंगे वैसे वैसे, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एयर पोल्यूशन देखेंगे। तो एयर पोल्यूशन को फैलाने वाले जो जो पॉल्यूटेंट्स है उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। इतना क्लियर है, पहले एक बार बता दीजिए सभी को। यस मैडम। ठीक, अब हम पहले ये देखेंगे कि प्रदूषक जो है वो कितने टाइप के होते हैं और किस किस आधार पर होते हैं, किस बेसिस पर उनको अलग अलग रखा जाता है। पहले अगर हम देखें तो ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं उसके बेस पर दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा होता है मानव जनित प्रदूषक, ह्यूमन जनरेटेड, और नेचुरल। दूसरे होते हैं स्टेट के आधार पर, अवस्था के आधार पर, किस टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के होते हैं। फिर आता है स्वरूप के आधार पर, फॉर्म उनका कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी। जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है वो क्या है, प्राइमरी हो गया। और जो अभी आगे जाके और एक्सप्लेन होंगे, ये डिटेल में भी है इनका थोड़ा सा, जो प्राथमिक मिल के प्राथमिक की हेल्प से जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। फिर आएगा निस्तारण की प्रकृति। निस्तारण का मतलब होता है एक्सक्लेरेशन, जो बाहर जा रही हैं चीजें, जैसे घर से सारे सीवेज का पानी, नालियों का पानी बाहर जाता है और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी बिग बॉडी में मिल जाता है और उसको पूरा इफेक्ट करता है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये भी दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिस, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके लिए क्या कहते हैं हम, पंच तत्व में विलीन हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जो चीज जिन जिन चीजों से मिलके बनी थी, अभी हमने देखा 5 चीजों से मिलके बन रही है कोई भी लिविंग थिंग, तो ये पांचों तत्वों का वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाना, वही क्या है, डिग्रेडेशन है। कि जब मिट्टी में कोई चीज, जी रिसाइकल, हाँ ये भी कह सकते हैं रिसाइकल। ये काम करने के लिए एक स्पेशल स्पीसीज होती है, एक स्पेशल जीव होते हैं, उनको हम डिकम्पोजर ही बोलते हैं। बहुत छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर दिन रात काम करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, लगे रहते हैं इनको तोड़ने का काम। हमने तो क्या करा, जो जलाने वाले होते हैं
जिनके कल्चर में जलाया जाता है बॉडी को, वो जला देते हैं, कुछ में दफनाया जाता है। जिन बॉडीज को दफनाया जाता है उनमें ये चलता रहता है। अब इंसानों की तो बात अलग हो गई, लेकिन जीव जंतु जो खुद ही मिट्टी में चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं, उनके साथ में ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। ये जो हम पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन आते हैं। फॉसिल ईंधन को क्या बोलते हैं? फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, ये इतने छोटे छोटे होते हैं, बॉडी इतनी बड़ी होती है, तो उनको सालों लग जाते हैं, वो बॉडी को तोड़ने का काम करते रहते हैं। और इसीलिए जो फ्यूल होता है उसको बनने में सालों का समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, तब जाके हमें आज जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है करोड़ों वर्ष के समय, करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष का समय लेके ये बना है। तो इसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि कैसे ये, एक तो हो गए लिविंग थिंग्स, तो हो गई ऐसी जो पेड़ पौधों से बनी होंगी या जीव जंतु वाली है, वो तो क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक है और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऐसे मटेरियल से बने हैं कि डिग्रेडेशन उनका नहीं हो पाता है, तो वो नॉन डिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है वायु प्रदूषण। अब इसकी भी हमको क्या देखना पड़ेगी? डेफिनेशन देखना पड़ेगी। डेफिनेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह अब क्या होगा, जो 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 हमारी एक जनरल डेफिनेशन थी उसी में से हमारी ये निकल आएगी। अगर एयर पोल्यूशन की बात हो रही तो एयर के जो नेचुरल फिनोमिना है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो उसके प्रॉपर्टीज है उसमें अगर चेंज आ रहे हैं, या जो एयर की क्वालिटी है उसमें क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। ह्रास का मतलब होता है कमी आना, घटना। तो क्या हो रहा है, वह एयर प्रदूषण है। जिस भी एयर में ऐसा हो रहा है वो एयर पॉल्यूटेंट एयर कैसी है, पॉल्यूशन वाली एयर है। अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कट गया एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है ये। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसी कैसी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में? हमारा जो सराउंड है अर्थ का, उससे हम इसको क्या करके चलते हैं, मेजर करके चलते हैं, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा स्फीयर होता है और उसको क्या कहते हैं और उसमें क्या होता है। 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर कंटेन्स 80% ऑफ ऑल एयर। जितनी भी गैसेस होती हैं उन सब का कितना होता है, 80% इसमें होता है। और इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे कौन से स्फीयर में। स्फीयर का मतलब होता है मंडल, हिंदी में उसको मंडल कहते हैं। दोनों शब्द याद रखिएगा, हिंदी का, इंग्लिश का। फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ये सबसे पहले हमारा आ गया क्षोभ मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, एक तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, हाइट इसकी होती है 40 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक पहला हमारा होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद 40 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें एब्जॉर्बेशन होता है यूवी रेस का, कल भी हमने बात करी थी यूवी रेस की। यूवी रेस बहुत हानिकारक रेज होती हैं, सन से निकलकर पृथ्वी पर अगर आ जाए तो स्किन कैंसर वो कर सकती हैं। इसके लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, 3 परमाणु होते हैं इसमें ऑक्सीजन के। तो ये क्या करते हैं,
ये एक लेयर बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे O3 मिलकर एक शीट बना देते हैं जो यूवी रेस को आने से रोक देती है। यहाँ से यूवी रेस आ नहीं पाती है और वो वापस चली जाती है। लेकिन हमारे जो घरों में प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे यूज होते हैं जिनमें से एक सब्सटेंस निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, इस ओजोन लेयर में इसको पहले पतला करता है धीरे धीरे और उसको उसमें छेद कर देता है। अभी अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, लेकिन जब कोरोना पीरियड आया, पेंडेमिक में लॉकडाउन जो लगा, तो उसमें चूंकि सब लोग घर में थे, सामान भी उतना नहीं मिल रहा था, पॉल्यूशन भी लिमिटेड हो गया, तो वो छेद ना छोटा हो गया, तो जो बड़ा हो गया था वो उस छेद का जो है वो साइज छोटा हो गया था। तो ये CFC जो है वो छेद करता है किसमें, ओजोन लेयर में। और ये ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, हमारे समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि होता है 40 किलोमीटर की रेंज में। इसके बाद 50 किलोमीटर से क्या होता है, मीजोस्फीयर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मेटियोरिटीज। ये ऐसे होते हैं, चलो इसको अभी उसमें पढ़ेंगे ना तब मैं और बता दूंगी इसको, उसी की स्लाइड में बता दूंगी। जो दूसरी चीजें होती है ना अर्थ के पास आके टकराने वाली, उनसे पृथ्वी की सुरक्षा करती है ये वाली लेयर। और इसके बाद होता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब तापीय मंडल। 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर या एल्टीट्यूड पर होता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, सबसे बाहर की परत ये होती है। अब हम इनको एक एक को देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पहला तो वही है कि 10 किलोमीटर की हाइट होती है, वायुमंडल की सबसे इंपॉर्टेंट परत है। क्यों है बताइए, क्यों है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ऑक्सीजन का 80% पार्ट रहता है इसलिए। ये वाली लाइन आंसर यही लिखा हुआ है कि हम इसमें ब्रीदिंग करते हैं। सही, वो भी आपने सही कहा कि 80% एयर इसमें होती है, सबसे ज्यादा जितना भी एयर है उसका सबसे ज्यादा कंटेनमेंट इसी में होता है। ऑल इम्पोर्टेंट वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज सभी इसी में होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब इसी में होती हैं। फिर आता है समताप मंडल में, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन तो यहीं से आ सकते हैं हमारे। ये हवाई जहाज उड़ते हैं, किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। ब्रीदिंग हम किस में करते हैं, क्षोभ मंडल में करते हैं। ओजोन गैस किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। ऐसे आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे। अब आप क्या करना, ऐसे में तो या तो एक ही पेज पे आपके आ रहे हैं ऐसे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है, हम हमेशा कहते हैं टेबल फॉर्म में। अगर ऐसी चीजें एक जैसी जिनमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसके लिए आप बनाइए टेबल, ऊपर लिखिए नाम, क्या लिखेंगे, समताप मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल लिखेंगे पहले, उसके बाद समताप मंडल लिख देंगे, उसके बाद आपका मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे करके फिर इनकी जो जिस बेस पे आप डिफरेंस कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। या ऐसे ही पॉइंट अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही लिख दीजिए, तो आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। चारों चीजें एक साथ दिखेंगी तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगी पिक्चर। ओजोन समताप में हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद में क्षोभ मंडल में क्या होता है, ब्रीदिंग करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे पहला हमारा जो है, अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे निकट का जो हमारा स्फीयर है वो कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर है या क्षोभ मंडल है। मध्य मंडल, इसमें उल्का पिंडों से पृथ्वी की ये वो जो ये है ना, उल्का पिंड कहते हैं इसको, उल्का पिंडों से जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। उल्का पिंड आते हैं ना कहीं से भी घूमते फिरते आ जाते हैं और टकराने को, कई बार न्यूज में आता है कि ये टकराने वाला है या टकराने का नेट चला जाएगा, ऐसा कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो कई बार फिर निकल भी जाते हैं इधर उधर से, टकराते नहीं है।
इसमें क्या होता है, थर्मोस्फीयर में इस परत में अधिकांश उल्कापिंड जल जाते हैं। यही बाहर होता है और इसके अंदर होता है हमारा मध्यमंडल। तो बहुत सारे तो इसी में जल जाते हैं, और जो कहीं कोई बच बचा के यहाँ से साइड से निकल के आ गया तो वो इस वाले में उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, ये वाला उसको रोक लेता है। और ये क्या है फिर हमारा बहिर्मंडल में क्या हो रहा है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है या देखा जाता है, मतलब निगरानी रखी जाती है। सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं ना, बहुत सारी चीजें चलती हैं, चैनल्स जो चलते हैं दूरदर्शन के और दूसरे सारे प्राइवेट चैनल्स। तो ऐसे सारे सैटेलाइट्स कहाँ लगाए जाते हैं, बहिर्मंडल में लगाए जाते हैं। हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इस मंडल से ही अंतरिक्ष में प्रवाहित होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है इसका कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें कहाँ होती हैं, बहिर्मंडल में। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ओके, अब हमारा आएगा वायुमंडल का समायोजन, जनरल कंपोनेंट्स ऑफ एयर। क्या होते हैं, किस किस चीज से, मतलब जो हमारी एयर है उसमें कौन सा कितना परसेंटेज है, किस चीज का परसेंटेज कितना है। पहला है हमारा नाइट्रोजन 78%, ये लगभग और बढ़ गई होगी, 79 पहुंचने वाली है। ऑक्सीजन 21%। ये चीजें तो निरंतर चेंज होती रहती हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में या घोषित रूप से फॉर्मली कब बताई जाती हैं, जब सिग्निफिकेंटली कोई चेंज आता है, थोड़ा बहुत पॉइंट में आता है तो एकदम उतना हाईलाइट नहीं होता है। 0.93, ये इसको अच्छे से याद रख लेना सीक्वेंस को, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम और उससे कम। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे कम कौन सी गैस होती है। हम जनरली 3 गैस की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या है, कई बार अगर हमें फैक्चुअल एकदम सही नहीं पता है तो हम तीसरे नंबर पे इसको रख देते हैं, जबकि तीसरे नंबर पे हमारा ऑर्गन आती है, ऑर्गन गैस आती है। और उसके बाद 4th नंबर पे आती है CO2। उसके बाद कुछ मात्रा में होती है नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और ओजोन। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के टाइप अब हम यहाँ पे देखेंगे। वो जो हम देख रहे थे 2 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित प्रदूषक। प्राकृतिक एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स, वॉल्केनिक eruption and gases released from decomposition of organic matter, SO2, NO2। SO2 मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का डाई नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ भी नंबर हो सकता है नाइट्रोजन का, इसलिए यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग, एंड पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सी, जो समुद्र से जो क्या आते हैं, कण निकलते हैं, वह सब इसमें आते हैं। कैसे, ये हवा है ना, हवा में उड़ उड़ के क्या बना रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं ये। इसी में जाते हैं पौधों के पराग कण भी आ जाते हैं। कहाँ चला गया, इधर है। पौधों के पराग कण, पॉलीग्रेन परागकण, जिनसे पौधों में फूल के ऊपर पाए जाते हैं और जिससे क्या होता है, प्लांट प्रोडक्शन आगे बढ़ता है, रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। फिर आता है जनरली लो कंसेंट्रेशन ऑफ नेचुरल
एमिशन डू नॉट कॉज सीरियस हार्म। सामान्यतः प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होने से गंभीर हानि होने लगती है। कितना कठिन लिखा हुआ है। बहुत वैसी चीज है कि जिन चीजों को निष्कासित हो जाना चाहिए उनकी सांद्रता कम होने से, मतलब कि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन उनका कम हो रहा है तो गंभीर हानि हो रही है। जैसे जो ये हमारे क्या है, ये परागकण ही ले लीजिए। परागकणों को क्या हो रहा है, यहाँ पे सांद्रता वर्ड, वैसे तो सांद्रता का मतलब क्या होता है, किसी चीज का, जैसे पानी में नमक ज्यादा, जितना ज्यादा मिलाया वो उतना ज्यादा सांद्र हो गया, कंसंट्रेट हो गया, उसमें और घुलना बंद हो गया, वो कंसंट्रेट, मतलब किसी चीज में किसी दूसरी चीज की जितनी मात्रा है वो उसका सांद्रण है। तो यहाँ पे सांद्रण किस चीज के लिए बोल रहे हैं, निष्कासन के लिए सांद्रण। निष्कासन की कमी हो रही है, ज्यादा मात्रा में निष्कासन नहीं हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, यह बात हो रही है यहाँ पे। तो इससे गंभीर हानि हो सकती है। अब अगला क्या है, मानव जनित प्रदूषकों में क्या जाते हैं, कारखाना, रसोई घर, स्वचालित वाहन आदि ये इसमें आ जाते हैं। ये तो बहुत हमको आंखों से दिखाई देती चीजें, तो उसमें बहुत अधिक हमको नहीं समझना पड़ेगा। फिर प्रकृति के आधार पर कैसे होते हैं गैसीय प्रदूषक, वही सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न, जीवाश्म ईंधन मतलब जो पेट्रोल डीजल है, वाहनों में जो यूज हो रहा है, व्हीकल में जो यूज हो रहा है, उसके जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि, ये सब क्या करते हैं, गैसीय यानी गैसियस पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं ये। और इसके बाद आता है एरोसोल, केन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निकलने वाले निश्चित, इसलिए लिखा है एग्जाम में ऐसे ही शब्द आएगा, इसका मतलब है निकलने वाले। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये किस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये उसमें आ जाएंगे आपके लिक्विड फॉर्म वाले में। फिर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से जो भी क्या होते हैं उर्वरक, यानी कि कंपोस्ट खाद उर्वरक खाद वगैरह जो डालते हैं ना, अभी एकदम इसमें लिखा होगा ना, फर्टिलाइजर, हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर जो है उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये यहाँ पे हमने से पहले एक्स देखा था ना नाइट्रोजन के साथ, तो उस एक्स की जगह ये 2, 3 और सिंगल भी ये आ जाएंगे। ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं और ये कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सुपरसोनिक जेट जैसे विमानों से ये निकल रहे हैं या रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर से ये आ रहे हैं। फिर और भी चीजें हैं इसमें, सबसे ज्यादा तो इसी में होती है, गैसीय प्रदूषक जो होते हैं वही सबसे ज्यादा होते हैं। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाले सल्फर के कंपाउंड जैसे SO2 और SO3 आदि। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य केमिकल एक्शंस से निकलने वाली क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में हो रहा है क्योंकि वस्त्रों में ब्लीचिंग हो रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में ये चीजें कहाँ जा रही हैं, वेपर के थ्रू फिर ये जाएंगे एयर में। कणकीय प्रदूषण, ये कैसा हो गया है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, स्मोक, smoke coming out from vehicle, thermal plants, oil, refineries, construction work,
गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में अकेला धुआं नहीं होता है, धुएं में पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे, कभी आपने फील किया हो तो धुएं में पार्टिकल्स भी होते हैं, किया है ऐसा कभी फील आपने? सर सुन जहाँ रहे हैं? पर यस मैडम, जहाँ पर ये थर्मल जितने भी पावर प्लांट होते हैं ना, तो मतलब इससे एक तो थर्मल प्लांट मतलब एक कोयले से करते हैं, तो वहां पर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के वो बिजली पैदा करते हैं। तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मोक के साथ में उनके पार्टिकल्स निकलते हैं, क्योंकि कार्बन ये कोयले की प्रॉपर्टीज होती है, कुछ उसके कण जो सॉलिड के फॉर्म होते हैं वो जलते नहीं है, तो उसके साथ उड़ते हैं। और आपने अगर देखा होगा जो हर बिलोंग फ्रॉम विलेजेस, तो विलेजेस में जो हम ईंट के भट्टे भी होते हैं ना, तो वहां पर जी भी जी अगर उन्होंने फिल्टरिंग नहीं किया, अच्छे से फिल्टर नहीं लगाया है, तो वहां से भी क्या करते हैं कि वहां भी वो भी कोयला वहां बर्न करते हैं, क्योंकि उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो बनाना पड़ता है, तो जी वहां भी पार्टिकल्स निकलते हैं। और सबसे अगर ज्यादा देना है, जो फर्टिलाइजर केमिकल्स फैक्ट्री होती है मैडम, तो जी केमिकल के भी पार्टिकल्स निकलते हैं, दोज हु आर वेरी सब्टल लेवल, वी कैन नॉट सी बाई आवर आई, तो वहां भी होते हैं। वो बाद में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जा करके फिर वापस जब 6-7 घंटे के बाद जब नीचे आते हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह है, वहां पे एक उनकी ब्लैक लेयर बन जाती है, जी वो जी ऐसा जी देखने में बिल्कुल आता है, मतलब जब रिलीज करते हैं गैसेस। बिल्कुल। बल्कि हमको जहाँ फैक्ट्रियां होती है वहां हवा में भी हमको दिखाई देते हैं, ये ऐसे होते हैं ना, हमको फिजिकल आई से हम इनको वॉच कर सकते हैं, कई जगह जहाँ फैक्ट्रियां रहती है वहां दिखाई देते हैं स्पष्ट। ये काला धुआं जो निकलता है उसके साथ में, जब वो कितना खतरनाक, मतलब दिल्ली में ही हम देखते हैं एकदम कैसा काला धुआं निकलता है, और वो जहां जमता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में तो बिल्डिंग्स भी हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, बाई चांस अगर कहीं हमको दिख रहा है तो वहां हम अगर देखें तो वहां पे दिखते हैं पार्टिकल्स भी दिखते हैं हमको। और इसके बाद आता है, हम देखते हैं फॉर्म के बेस पर, स्वरूप के आधार पर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आ जाते हैं, ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हमने पहले पढ़े, वो डायरेक्ट जो जा रहे हैं वो कैसे प्राइमरी में आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं, पार्टिकुलेट्स। और सेकेंडरी में क्या आते हैं, सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और फिर जो द्वितीयक प्रदूषण सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो बनते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि सल्फर के डाइऑक्साइड से एक और ऑक्सीजन आके मिल गया, तो उसने क्या बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कैसा हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया ये। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से जल वाष्प मिला, तो ये इसने क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया, इसने सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। हम कई बार सुनते हैं अम्ल वर्षा हो रही है। धुआं और कोहरा मिला तो धूम कोहरा स्मोक कहलाता है। और नाइट्रोजन के दो अन्य प्रदूषक पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN पेन तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन सीधा आएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन सा है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, सीधा आएगा फैक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ से किससे मिलके क्या बन रहा है ये भी आ सकता है, जैसे धूम और कोहरा मिलके क्या कहलाते हैं, स्मोक कहलाते हैं, धूम कोहरा कहलाते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक उत्पादन स्रोत प्रभाव एवं नियंत्रण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, क्या काम कर रही है, यूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा है तो हमारे लिए जानलेवा भी है। और पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था, हम लोग क्या करते हैं, O2 लेते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, श्वास के लिए हम O2 लेते हैं, और श्वास छोड़ते हैं तो CO2 हम बाहर छोड़ते हैं। जनरली दिन के समय
भोजन बनाने के लिए प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स इसको लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी वो उल्टा काम कर रहा है। जो इन्होंने दी O2 वही हम लोग ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन रात्रि के समय, नाइट के टाइम CO2 ही छोड़ते हैं पेड़ पौधे भी, वो भी ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करते समय CO2 छोड़ते हैं। आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से या घर में किसी से कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका ये कारण नहीं है कि भूत प्रेत रहते हैं पेड़ों पर इसलिए नहीं सोना चाहिए, उसका कारण ये है कि रात के समय CO2 छोड़ते हैं पेड़ पौधे, तो जो वायु है, गैस है, उसमें CO2 की परसेंटेज बढ़ जाती है, वही ज्यादा बड़ी हुई परसेंटेज हमारे अंदर जाएगी और हमको प्रॉब्लम करेगी, ये कारण है। अब वायु प्रदूषण में क्या रोल है CO2 का? जीवाश्म ईंधन दहन एवं उपभोक्ता एवं उत्पादक की श्वसन क्रियाएं आदि से उत्पन्न होती है वैश्विक तापन वृद्धि, जलवायु परिवर्तन में। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इम्पोर्टेंट गैस है। औद्योगिक क्रांति से पहले इसका सांद्रण यानी कंसंट्रेशन 280 ppm था, जो वर्तमान में लगभग 400 ppm हो गया है। प्रोडक्शन produce from fossil fuel combination and respiratory activities of consumer products example पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश में। निवारण के उपाय क्या हैं अब इसके? वन रोपण तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ये हमने देख लिया ना यहाँ पे। इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो अगर इसमें हमको कमी लानी है कि जब चाहिए तभी हो, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी में ही हो, ज्यादा नहीं हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सनलाइट का यूज करना पड़ेगा। हम फॉसिल जो फ्यूल है उस पे अपनी डिपेंडेंसी को क्या करें? कम करें। मीथेन सेकेंड ग्रीन हाउस गैस में आती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान मनुष्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसका रासायनिक नाम है। मानव 60% मीथेन उत्पादन में योगदान देता है, यानी जितनी भी मीथेन है, मतलब जो पूरा एयर है उसमें जितनी भी मीथेन है, मान लीजिए ये एयर 10 है, तो 10 में से अगर 2 मीथेन है तो इस 2 का 60% जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम देते हैं। बाकी दूसरी चीजों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से बचा हुआ आता है 40%। अब आती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिगरेट आदि के धुएं से वायुमंडल में उपस्थित। अब देख लीजिए आप, सिगरेट, लोग चेन स्मोकर होते हैं, कई लोग, एक सिगरेट खत्म नहीं होती दूसरी उनकी जल जाती है, उनको चेन स्मोकर बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि सिगरेट के धुएं से क्या हो रहा है। कई बार पता चल जाता है लेकिन फिर भी आदत हो गई है, लत लग गई है, छूटती नहीं है। तो जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों में जो फ्यूल है वो अगर पूरा नहीं जला है, आधा जला हुआ बचा है, तो वो क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा वायुमंडल में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाके क्या करती है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है सबको पता है हमको। हीमोग्लोबिन जो है वो बस का काम करता है। इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन सवारी करती है, ऑक्सीजन बैठ के जाती है, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में, ब्लड में, मतलब इसका CO2 बाहर जाती है और O2 का एक्सचेंज, इन दोनों का एक्सचेंज होता है, और बस का काम करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन से, कहाँ गया,
इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य में सांस लेने की समस्या को जन्म देती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है इंसान की, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जितनी देर में इससे जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से, उससे 300 गुना पहले ये जुड़ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को तो जुड़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है हीमोग्लोबिन तक, तो क्या होगा, ब्रीदिंग में एबनॉर्मेलिटी आएगी और हमको दम घुटने जैसी फीलिंग आएगी। और दम जयराम जी की हमारी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ये सबसे खतरनाक गैसों में से सबसे खतरनाक ही है ये। सिगरेट, तंबाकू को प्रतिबंधित किया जाए, ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर प्रदूषकों को रोका जाए तो हम इससे बच सकते हैं, इस पे कंट्रोल हम पा सकते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया, क्लियर है? यस मैडम। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़े से। यूट्यूब पे रिक्वेस्ट आई थी कि क्वेश्चन आंसर को भी ऐड किया जाए, तो हम इसलिए अभी रिकॉर्डिंग चालू रखेंगे क्वेश्चन आंसर में भी। तो आप सीक्वेंस में हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाइए। सबसे पहले हमारा क्या था, कौन सा वाला, हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? सबसे पहले प्रदूषण, प्रदूषण की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बताइए, हैंड रेज कीजिए, बाकी लोग मैसेज भी करके आंसर देंगे। जी नीलम जी बताइए। यस मैम, मतलब पर्यावरण के जैविक घटक और भौतिक घटक के गुणों में जो अनावश्यक परिवर्तन होता है, जिससे हमारे जीवन शैली या जीवन में होने वाले मतलब जीवन पर आधारित तंत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है मैम, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। जी, किसी भी अजैविक यानी एबायोटिक कंपोनेंट में उसकी फिजिकल, केमिकल और कौन सी प्रॉपर्टी, बायोटिक जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें अगर कोई चेंज हमारी एक्टिविटी से आ रहा है, वो हमारे ही लिए यूजफुल नहीं रह जाएगी, तो वो जो इसमें कर रहा है वही क्या कहलाएगा, पोल्यूशन कहलाएगा। और जो इस पोल्यूशन को फैला रहा है वो क्या कहलाता है, पोल्यूटेंट कहलाता है। अब पोल्यूटेंट के बाद में हम पहले पूछेंगे पोल्यूशंस कितने कितने टाइप के होते हैं, मेनली जो हमको पढ़ना है अभी। मैसेज कीजिए, सभी लोग मैसेज कीजिए, मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैं मैसेज भी रीड कर रही हूँ। आल्फिया जी बताइए कितने टाइप के पोल्यूशन हमने आज डिस्कस किए हैं कि पढ़ना है हमको, और आज उसमें से एक हमने पढ़ा है। माइक ऑन करके बताइए, बाकी लोग मैसेज कीजिए सभी फटाफट। अरे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ, ऑल पोल्यूशंस, अच्छा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और एक छूट गया है, साबी जी कौन बताएंगे कंप्लीट? प्रकाश। साउंड पोल्यूशन है मैडम। साउंड तो लिखा है, नॉइस में आ गया, एक छूट गया है। नहीं, ये तो आपने एयर पोल्यूशन हो गया, दूसरा सॉइल पोल्यूशन हो गया, हाँ, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नीलम जी ने लिख दिया। वाटर पोल्यूशन, यस मैडम। नीलम जी ने लिख दिया वाटर पोल्यूशन। हाँ, फिर उसके बाद बताएंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, विजय जी बताएंगे एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन। मैम, वातावरण में जो गाड़ियां चल रही है प्रदूषण हो रहा है, या उनसे जो केमिकल पार्ट्स निकल रहे हैं उससे जो प्रदूषण होता है। टेक्निकल डेफिनेशन, जैसे अभी नीलम जी ने बताया था ना, पॉल्यूशन की टेक्निकल डेफिनेशन बताई थी ऐसे।
एयर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जिनके कारण अगर प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज आ जाए, नेगेटिव चेंज आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो, सभी के लिए हार्मफुल हो, तो वो क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। अब एयर पोल्यूटेंट्स कितने कितने टाइप के हैं, सब लोग बताइए, मैसेज कीजिए। किस किस बेस पे एयर पोल्यूशन बताए या पोल्यूशन बताए हैं? दो, कौन कौन से दो हैं और किस बेस पे हैं दो? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कल पढ़ के आएंगे सारा अच्छे से, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर से इस बारे में, ठीक है? इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा सभी। यस मैम।